हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी। प्रायोगिक भूगोल के अध्ययन की श्रृंखला में मैं आज काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। काई वर्ग टेस्ट के अलावा हम इसमें ये बताएंगे कि काई वर्ग टेस्ट क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है और हाइपोथेसिस हम किस प्रकार से बनाते हैं, जिसके आधार पर हम जो प्रतिदर्श हैं उन प्रतिदर्शों के बीच के अध्ययन की हम सार्थकता की हम जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है। काई स्क्वायर जो टेस्ट होता है इसमें किसी घटना की जो प्रेक्षित बारंबारता, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम अपेक्षित बारंबारता बोलते हैं, इसके अंतर की सार्थकता की परख की जांच की जाती है। अपेक्षित बारंबारता को हम परिकल्पना के आधार पर निर्धारित करते हैं और अपेक्षित जो बारंबारता होती है वो उसको हम कैलकुलेट करते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के आधार पर और परसेंटेज एरिया के आधार पर इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। इस काई स्क्वायर टेस्ट में जो आंकड़े होते हैं उनको मुख्य रूप से नॉमिनल स्केल के आंकड़े होते हैं, जिसमें आवृत्तियों का प्रयोग किया जाता है, फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट ए काई स्क्वायर टेस्ट फॉर द फॉलोइंग डेटा। इसमें एक जो स्थल दे रखे, एक सेडिमेंट्री एरिया का क्षेत्र दे रखा है, टेरेस फार्मिंग का दे रखा है, स्टीप स्लोप का दे रखा है, लाइमस्टोन प्लेट्यू का दे रखा है और सैंडस्टोन प्लेट्यू का दे रखा है। अब ये जो अध्ययन क्षेत्र है उसकी जो भूगर्भिक विशेषताएं, भौगोलिक विशेषताएं हैं, उन भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर यहाँ पे कुछ फॉर्म्स खेत लिए गए हैं। और ये देखा गया कि इन जो टोटल 200 खेत लिए गए हैं, फॉर्म्स लिए गए, इस फॉर्म्स में सेडिमेंटरी एरिया के 10 खेत हैं, टेरेस फार्मिंग के 100 है, स्टीप स्लोप के 2 खेत हैं और लाइमस्टोन प्लेट्यू के 38 फॉर्म्स हैं और सैंडस्टोन प्लेट्यू के 50 फॉर्म्स हैं। इनका परसेंटेज एरिया दे रखा है कि जो फॉर्म है उनका परसेंटेज एरिया कितना है, सेडिमेंटरी एरिया का 10 है, टेरेस फार्मिंग का 35 है, स्टीप स्लोप का 10 है, लाइमस्टोन प्लेट्यू का 25 है और सैंडस्टोन प्लेट्यू का 20। अगर हम दोनों को देखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्म्स और परसेंट एरिया का देखेंगे, तो इसमें देखेंगे जो टेरेस फार्मिंग का फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक है तो इसका परसेंट एरिया भी अधिक है, 35 है। इसी प्रकार स्टीप स्लोप का जो फ्रीक्वेंसी करीब 2 है, इसका परसेंटेज एरिया भी 10 है। सेडिमेंट्री एरिया का भी फ्रीक्वेंसी आपकी 10 है, इसका परसेंट एरिया आपका 10 है। तो इसी प्रकार से लाइमस्टोन का फ्रीक्वेंसी 38 है, लेकिन परसेंट एरिया 25 है। सैंडस्टोन की फ्रीक्वेंसी 50 होने के बाद भी परसेंट एरिया इसका लाइमस्टोन से कम है, 20 है। तो अगर हम इस टेबल को देखें तो इसमें देखने में जनरली ये आइडिया होता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्म्स की जो फ्रीक्वेंसी है, जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जो खेत हैं, जैसे टेरेस फार्म 100 है तो उनकी परसेंटेज एरिया भी बहुत अधिक है, 35 है, और जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है उनका परसेंटेज एरिया भी कम है। तो इसके आधार पर एक हम सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्म्स जो है और जो परसेंट एरिया है इनमें आपस में कोलिशन की, जैसे जब फॉर्म की मात्रा अधिक है तो परसेंटेज एरिया की मात्रा भी बहुत अधिक है। लेकिन जो विभिन्न प्रकार के जो भूभागों के खेतों की बारंबारता अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के भूभागों के प्रतिशत से हमें ये पता लगाना है कि आपस में मेल खाती है या मेल नहीं खाती है। इसका अध्ययन हम कई बार टेस्ट से करते हैं कि जो सेडिमेंट्री एरिया टेरेस फॉर्मिंग का, स्टीप स्लोप का एरिया, लाइमस्टोन का एरिया, सैंडस्टोन का एरिया, तो इसमें जो सैंपल लिए गए हैं जो पॉपुलेशन से, फ्रीक्वेंसी ऑफ जो 200 खेत की फ्रीक्वेंसी ली गई है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है उसको परसेंटेज एरिया से मेल खाती है या नहीं खाती है। तो इसका अध्ययन हम काई वर्ड टेस्ट के द्वारा हम इसका परीक्षण करेंगे। इसके पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे। तो हमने सबसे पहले एक हाइपोथेसिस बनाई है। इसमें दो तरह की हाइपोथेसिस होती है, एक तो नल हाइपोथेसिस होती है, इसको हम शून्य परिकल्पना कहते हैं। दूसरी आपकी H1 हाइपोथेसिस होती है, इसको हम वैकल्पिक परिकल्पना कहते हैं। शून्य परिकल्पना जो होती है इसको बिना अंतर वाली परिकल्पना कहा जाता है।
कि जो प्रदर्श के जो आंकड़े होते हैं, जैसे दो आंकड़े दिए गए, तो इनकी विशेषताओं में कोई अंतर नहीं है, इसको हम बिना अंतर वाली परिकल्पना कहते हैं। दूसरी जो H1 जो हाइपोथेसिस, जब इसको हम रिजेक्ट करेंगे तो हमारी ये हाइपोथेसिस की प्रदर्श के आंकड़ों के मध्य में अंतर पाया जाता है, ये हमारी H1 हाइपोथेसिस है। अब हमारा जो अध्ययन क्षेत्र है, अध्ययन क्षेत्र की भूआकृतिक विशेषताओं, भूआकृतिक विशेषताएं आपकी कौन कौन सी हैं? सेडिमेंट्री एरिया की है, टेरेस फार्मिंग की है, स्टीप स्लोप की है, लाइमस्टोन प्लेट्यू की है, सैंडस्टोन प्लेट्यू की है। कि भूआकृतिक विशेषताओं में उनकी जो फ्रीक्वेंसी है और जो परसेंटेज एरिया के बीच में कोई सार्थक सहसंबंध पाया जाता है या नहीं। तो इसमें बताया कि अध्ययन क्षेत्र की भूआकृतिक विशेषताओं की बारंबारता तथा क्षेत्र के प्रतिशत के मध्य कोई सार्थक सहचर्य नहीं है। जब इसमें बताया कि बिना अंतर वाली परिकल्पना, तो नल हाइपोथेसिस हमेशा हमें कहते हैं कि कोई सार्थक सहचर्य नहीं है। जब इसको हम रिजेक्ट करेंगे तो हमारी हाइपोथेसिस होगी अध्ययन क्षेत्र की भूआकृतिक विशेषताओं की बारंबारता तथा क्षेत्र के प्रतिशत के मध्य सार्थक सहचर्य है। तो इसको हम अंतर वाली परिकल्पना, इनके बीच में आपका मतलब सहचर्य आपका पाया जाता है। अब इसका जो फॉर्मूला है काई स्क्वायर को कैलकुलेट करने का, काई स्क्वायर बराबर सिग्मा ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। ओ आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, वो हमने अभी देखी थी, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमारा क्वेश्चन था ये, इसमें ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ओ हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, और एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अभी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे और इसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जब ओ माइनस ई का जब वर्क करेंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे, तो तब हमारा जब टोटल करेंगे सारी वैल्यूज को, तो उसको तब आएगा काई स्क्वायर। अब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब k माइनस वन, के माइनस वन। इसमें जो हमने देखा कि जो पॉपुलेशन में जो आंकड़ा हमने लिया है उसके प्रदर्श के रूप में जो चुना है, उसमें हमने कितने हमने एरियाज को सिलेक्ट किया है। तो जैसे हमने ये लिया है कि जैसे सेडिमेंट्री एरिया को लिया, टेरेस फार्मिंग को लिया, स्टीप स्लोप को लिया, लाइमस्टोन प्लेट्यू को लिया और सैंडस्टोन प्लेट्यू, तो हमने 5 एरिया सैंपल के रूप में लिए हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी हो गई? हमारी 5 हो गई। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी के की वैल्यू होगी 5। जब हमारे जो पद होते हैं, हमने जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स अगर हमारे 30 से अधिक हैं तो तो हम n रखेंगे, और अगर 30 से कम है तो n-1 करेंगे। जैसे हमारे ये 5 पद हैं तो n-1 होगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया है, k की वैल्यू होगी आपकी 5 और -1 हो गया 4, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई हमारी 4। अब इसके बाद हम क्रिटिकल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखेंगे, क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है। जब इसकी हम जांच करते हैं, जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट की है, तो उसकी एक टेबल होती है, उस टेबल के आधार पर डिग्री ऑफ, जैसे ये हमने टेबल दे रखी है, ये देखो टेबल है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमने 4 कैलकुलेट की थी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये, और काई स्क्वायर जो क्रिटिकल वैल्यू है 0.05%, 0.01%, 0.001%, तो इस पे इसकी क्रिटिकल वैल्यू दे रखी होती है। इस क्रिटिकल वैल्यू से जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कम या अधिक होती है, तो उसके आधार पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं। अगर ये हमारी टेबल की जो वैल्यू, इसको हम क्रिटिकल वैल्यू बोलेंगे। इस क्रिटिकल वैल्यू से हमारी जो कैलकुलेटेड जो वैल्यू है, जो हमने काई स्क्वायर की टोटल वैल्यू अगर अधिक होगी तो नल हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे, और अगर कम होगी तो हम उसको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो सबसे पहले हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज की निकाली है। तो हमारा ये क्वेश्चन है काई स्क्वायर टेस्ट का, ये फ्रीक्वेंसी इन फॉर्म, तो ये हमारी टोटल फॉर्म्स है 200, परसेंटेज एरिया है आपका 100। तो हम क्या करेंगे? 10 में 200 को मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से ये देखो हमने दे रखा है, सेडिमेंट एरिया में 10 से हमने 10% एरिया में हमने टोटल फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, तो वैल्यू आई 20। इसी प्रकार टेरेस एरिया में हमने 35 में 200 जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, तो आगे 70। इसी प्रकार स्टीप स्लोप में भी जो परसेंटेज एरिया हमारा 10 है, उसमें टोटल फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड किया, तो हो गया 20। इसी प्रकार लाइमस्टोन प्लेट्यू में हमने 25 हमारा
परसेंट एरिया है और 200 टोटल फ्रीक्वेंसी है और 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया तो हो गया 50। इसी प्रकार सैंडस्टोन में भी हमने 20 जो एरिया है, परसेंट एरिया है, 200 टोटल फ्रीक्वेंसी है, 100 से हमने डिवाइड किया तो हो गया 40। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो फॉर्मूला परसेंट एरिया इंटू टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 100, तो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी निकाल ली। इसके बाद जो अगला स्टेप है कि हमें इस वैल्यू को रखना है, तो हमने जो सेडिमेंट्री एरिया है, स्टीप स्लोप का एरिया, इसको हमने ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 है, क्योंकि हमारे पांच जो थी साइड थी सेडिमेंट्री, टेरेस, फार्म, इसको ग्रुप 1, इसको ग्रुप 2, इसको ग्रुप 3, इसको ग्रुप 4, इसको ग्रुप 5। इसका ओ की वैल्यू हम लिख लेंगे 10, 100, 2, 38 और 50। तो हमने इस वैल्यू को भी लिख लिया। तो हमने 10, 100, 2, 38 और 50 एक्सपेक्टेड वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेटेड की है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट की है 20, 70, 20, 50 और 40। तो इसको भी हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू 20, 70, 20, 50 और 40 को हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद अगला स्टेप है O माइनस ई। तो O की वैल्यू ये हो गई, E की वैल्यू ये हो गई। तो 10 में अगर हम 20 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, 100 में 70 को माइनस करेंगे तो 30 आएगा, 2 में 20 को माइनस करेंगे तो -18 आएगा, 38 में 50 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा, 50 में 40 को माइनस करेंगे तो आपका 10 आएगा। अब तो 10 का स्क्वायर कर लिया, O माइनस ई का स्क्वायर, तो 10 का हो गया 100, 30 का हो गया 900, 18 का हो गया 324, 12 का होगा 144 और 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है 100 में एस्टिमेटेड वैल्यू 20 है, जिससे हम डिवाइड करेंगे तो 100 को 20 से डिवाइड किया तो आपका 5 आ गया, 900 से 70 से डिवाइड किया तो हमारा 12.9 आ गया, 324 में 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 16.9 आ गया, 144 में 50 से डिवाइड करेंगे 2.9 आ गया, 100 में 50 डिवाइड करेंगे 40 डिवाइड करेंगे 2.5 आ गया। तो O माइनस ई के स्क्वायर में E से हम डिवाइड करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू है काई स्क्वायर की वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेटेड की है, तो सिग्मा O माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। तो हमारी जो वैल्यू सेडिमेंट्री मतलब जो वैल्यू हमारी आई है उसको हमने यहाँ पे लिखा और लिखने के बाद जोड़ा तो 39.5 आया। डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी हमने पहले कैलकुलेट किया था फर्स्ट स्टेप में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी 5 माइनस 1 बराबर 4 है। तो 5 माइनस 1 बराबर 4 हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को लिखा ये, तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई 4। अब इसके बाद हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देंगे कि 0.01% में क्या है और 0.05% में क्या है। तो 0.01% की जो टेबल है, ये टेबल दे रखी है कि 80.01% और 0.05% है। 0.01 का मतलब है कि 0.01% जो टेबल 0.01 की क्रिटिकल वैल्यू ये दे रखी है, तो 4 पे क्रिटिकल वैल्यू 13.277 और 0.05 पे क्रिटिकल वैल्यू है आपकी 9.48। तो हमने ये जो वैल्यू है यहाँ पे लिख ली है 9.49 और 0.01 का 13.28। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब जो हमारी 100 में से 99.9 में से 0.01% जो संभावना है वो हमारी नहीं है इसकी। तो हमने इसको देखा कि जो वैल्यू हमारी टेबल की वैल्यू 13.28 और 9.49, तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू 39.5 से काफी कम है, दोनों से 0.01% में 0.05% में। तो हम क्या करेंगे, नल जो हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करेंगे। तो चूंकि इसमें इसलिए हम इसको इस प्रकार से काई स्क्वायर का परकलित मान जो कैलकुलेटेड वैल्यू है सार्थकता स्तर 4 पर तथा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.9 तथा 0.05 पर क्रिटिकल वैल्यू जो है 13.28 तथा 9.49 है से अधिक है। जो परकलित मान 39.5 दोनों वैल्यू से अधिक है, अथा H जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट करते हैं तथा H1 हाइपोथेसिस को स्वीकार किया जाता है। अगर ये वैल्यू 0.01 0.05 की वैल्यू अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो परकलित मान से अगर अधिक कम होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। अगर ये वैल्यू परकलित मान से अधिक होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दोनों जो हमारी भूआकृतिक क्षेत्र की जो विशेषता हमने देखा इसका लिखा है
कि अध्ययन क्षेत्र की भाकृतिक विशेषताओं की बारंबारता तथा क्षेत्र के प्रतिशत के मध्य कोई सार्थक सहचर नहीं है, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हमारी जो टेबल की वैल्यू उससे काफी अधिक है, इसलिए दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं पाया जाता, मतलब दोनों के मध्य कोई सार्थक सहचर नहीं है, मतलब और इसका मतलब हो कि दोनों के मध्य में आपका सार्थक सहचर है। ठीक है, तो हम H1 हाइपोथेसिस को स्वीकार करेंगे और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हमने सॉल्व किया है। थैंक यू।